तो बच्चों नमस्कार। लीजिए कक्षा 12 की फिजिक्स में हम आज धारामापी या गैल्वेनोमीटर के बारे में देखेंगे। तो गैल्वेनोमीटर की सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो धारामापी उस उपकरण को कहते हैं जिसकी सहायता से किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है या धारा की प्रबलता का मापन किया जाता है। तो यहाँ पर ये परिभाषा आपको रटना होगा, यानी धारा का मापन जिस यंत्र की सहायता से हम करते हैं या उसके धारा की उपस्थिति का पता लगाते हैं जिस यंत्र की सहायता से किसी परिपथ में, उस यंत्र को हम धारामापी कहते हैं। इसका यहाँ पर आपका निलंबित कुंडली धारामापी का चित्र है। ये N और ये S आपके चुंबक का ध्रुवखंड है और ये अवतल बेलनाकार कटे हुए हैं। ये देखिए अवतल बेलनाकार कटे हुए हैं और इसलिए इसको बेलनाकार काटते हैं अवतल, ताकि ये जो इनके बीच है यानी दोनों ध्रुवखंडों के बीच, ये ध्रुवखंड है आपके, इन दोनों के बीच चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाए, त्रिज्यीय हो जाए। इसको बहुत सारे बार भाइभा में इसी को पूछते हैं कि ये जो हमारा चुंबक है उसको अवतल बेलनाकार क्यों काटते हैं। तो ये इसके दोनों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाए, त्रिज्यीय हो जाए। यानी यहाँ से हम देखेंगे कि इस तरह से हम त्रिज्यीय इसको लेंगे तो चारों तरफ से ये हमारा जो ये अंदर में फ्रेम रखेंगे, कॉइल रखेंगे यहाँ पर, तो जिससे वो हमेशा चाहे जिस भी दिशा में जितने कोण से ये घूमे वो हमेशा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है और इस कारण से उसमें लगने वाला बड़ा आघूर्णक मान अधिकतम होता है। इसको आपको भाइभा के लिए हो चाहे आपके एग्जाम के लिए हो, इसको आपको रटना पड़ेगा। ये ध्रुवखंड का आकार अवतल और होता है, इससे इसमें जो इसके अंदर में चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, त्रिज्यीय हो जाता है इससे चारों तरफ से। और इसके कारण से त्रिज्यीय हो जाने से ये जब हमारा फ्रेम घूमता है तब वो हमेशा जो है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है, जिससे ज़्यादा बल आघूर्ण उत्पन्न होता है वहाँ पर। ये आपको बोलना है। तो इसका वर्णन हम देख लेते हैं। ये आपका ध्रुवखंड चुंबक के N है, ये S है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक आयताकार वृत्ताकार कुंडली, यहाँ पर ये आयताकार कुंडली लिया गया है, ये वृत्ताकार भी हो सकता है। ये A होता है, ये कुंडली है, इसका नामकरण कर दीजिए। ये कुंडली है, ये किससे बना होता है, तो आपका एल्युमिनियम का फ्रेम होता है, उसके ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तार को यानी इंसुलेटेड वायर, जैसे कि आपका पंखा वगैरह बांधते हैं, आप देखते हो उसके ऊपर में हमारा विद्युत रुद्ध बनाया हुआ रहता है वो, तो उस तरह के तार को इसके चारों ओर फ्रेम में लपेटा जाता है। किसके फ्रेम में, एल्युमिनियम के फ्रेम में। तो यहाँ पर हम देखते हैं एल्युमिनियम का फ्रेम क्या होता है भाई, अचुंबकीय होता है और उसके ऊपर हम तांबे के इंसुलेटेड तारों को, इसका कई फेरे यहाँ पर लपेटाया रहता है। अब यहाँ पर इसमें इसको लटका देते हैं, इसलिए इसको निलंबित आपका कुंडली धारामापी कहते हैं। और यहाँ पर एक दर्पण होता है जिसको समंजन करके हम इसमें इधर से प्रकाश इसमें डालते हैं, प्रकाश किरण, और इसका इधर से निकलेगा उसको जीरो में आप समंजित करोगे पहले बार,
समंजन करोगे। और इसका हम देखते हैं कि ये फास्फर ब्रांच की एक पत्ती होता है, मरोड़, जो मरोड़ टोपी के साथ कसाया रहता है, उसमें ये बीच में ये आपका समतल दर्पण लगा रहता है, और वहाँ से जो फास्फर ब्रांच की पत्ती होता है ये कुंडली पर आके जुड़ी रहती है। और यहाँ पर आपका कुंडली का एक दो फेरे निकलेंगे, यहाँ पर लपेटोगे तो एक फेरे इधर जुड़ेगा जो यहाँ से मरोड़ टोपी से होकर के ये T1 पर आ जाता है, और दूसरा सिरा तार का यहाँ से ये स्प्रिंग होता है ताकि ये घूमे और पुनः धारा बंद कर दें तो पुनः पूर्वावस्था में ला दे उसको, कुंडली को, या जितना यहाँ पर हम धारा प्रवाहित करें जिस प्रबलता की, उसके अनुपात में ये जाकर के विक्षेपित हो जाए और वहाँ पर वो रुक जाएगा। तो उसको पुनः पूर्वावस्था में लाने के लिए स्प्रिंग की आवश्यकता होती है। अब ये दर्पण हमारा क्या होता है, ये फास्फर ब्रांच के साथ में घूमता है, यानी इधर से प्रकाश जा रहा है, जब धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है तो ये जीरो पर इसको समंजन करके रखोगे। ये अब धारा प्रवाहित करोगे तो एक कुंडली क्या हो जाएगा, थोड़ा सा घूमेगा धारा के अनुसार से जितनी प्रबलता होगी, तो ये दर्पण भी उसके साथ में घूम जाएगा, जिससे इसमें जो प्रकाश जा रही है वो 2 थीटा कोण पर विक्षेपित हो जाता है। तो बच्चों ये इसका वर्णन है। अब इसमें इस तरह से इसको लटकाते हैं कि ये कहीं पर भी स्पर्श ना हो, और इसके लिए जो है हम इसमें अब ये भाई एक चीज़ और छूट रहा है, यहाँ पर ये क्रोड है, नर्म लोहे का क्रोड इसमें डालते हैं, इस फ्रेम के बीच में नर्म लोहे का क्रोड डालते हैं, और यहाँ पर ये क्रोड भी कहीं भी स्पर्श नहीं करता है, कुंडली को कहीं भी स्पर्श नहीं करता है। इसके ऊपर में हम क्या कर देते हैं, इंसुलेटेड पेपर वगैरह भरते हैं, उसके ऊपर में उसको वायर को लपेटते हैं। और बच्चों ये पूरा व्यवस्था जो है एक अचुंबकीय पदार्थ के बने बाक्स में, कांच का चाहे जो भी बाक्स होगा उसके अंदर बंद रहता है, ताकि वायु के झोंके या हवा के चलने से ये जो है आपका कुंडली न घूमे, धूल वगैरह से भी सुरक्षित रहे। और सामने का जो ये आप क्या है, चौकोर डब्बा में इसको रखोगे तो सामने का पोर्शन आपको देखने के लिए हमेशा कांच का रखते हैं, ताकि हम पाठ्यांक को पढ़ सकें और वहाँ पर प्रकाश को डाल सकें या समंजन कर सकें। अब इसका सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं। तो बच्चों जब किसी धारावाहिक कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह से लटकाएं कि उसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण कमान क्या होगा, जिसको हम कहते हैं विक्षेपक बल आघूर्ण। उस बल आघूर्ण कमान उस स्थिति में अधिकतम होता है। तो ये क्या करेगा, इस कुंडली में ये क्या करेगा, विक्षेप उत्पन्न कर देगा। किधर करेगा, जिधर ये लंबवत हो जाए, यानी उस बल का मान कम से कम बने। इस पर जो बल लग रहा है वो लंबवत होते तक लगेगा, और उस स्थिति में कुंडली क्या हो जाता है, हमारा संतुलन की अवस्था में हम कहते हैं, जिससे हमने पूर्व में पढ़ चुका है। और हम यहाँ पर देखें कि इसमें विक्षेपक बल आघूर्ण टाउ ये जो विक्षेपक बल आघूर्ण टाउ जिसको हम कहते हैं, टाउ का मान का सूत्र है, का मान हम निम्न सूत्र से देते हैं। समीकरण से दिया जाता है, चलिए दिया जाता है, लिख देते हैं।
तो आप जानते हो टाउ बराबर NIA और B। बच्चों यहाँ पर N क्या है, फेरों की संख्या है, I क्या है, धारा है, A क्या है, L गुणित B बराबर हम क्या लाए थे, इसको A कर दिए थे, और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर जो लेंगे कि काश आपका यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर हमारा विक्षेपक बल आघूर्ण इसको क्या करना चाहता है, लंबवत लाना चाहता है, यानी समांतर रहता है तब बल अधिकतम लगता है, यानी उस स्थिति में हमारा अधिकतम मान होगा, और इसलिए और इसका अभी अधिकतम मान है, यानी यहाँ पर जो sin थीटा आता है वो यहाँ पर क्या मान है, sin 90 है, और इसलिए इसको जीरो करना चाहता है और इसको घुमाना चाहता है ताकि स्थिर हो जाए। अब हम उस बारे में सोचते हैं, जब ये ऐंठन उत्पन्न कर दिया तो फास्फोर ब्रांच में आपका क्या होगा, ऐंठन आ जाएगा। अब वो ब्रांच पत्ती को ये बल आघूर्ण जितना घुमा पाएगा उतना ही घुमाएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। हमारा जो ऐंठन बल है इस आघूर्ण कुंडली को जो घूम रहा है उसका वो विरोध करेगा। अब भाई उसमें ऐंठन उत्पन्न होगा फास्फोरस ब्रांच में, तो क्या करेगा, वो रोक देगा, इसको घूमने नहीं देगा, यानी जितना धारा ज़्यादा रहेगा उतना ही ये कुंडली घूम पाएगी। उसके बाद आगे ऐंठन बल हमारा जो है ये आघूर्ण को रोक देगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस स्थिति में फास्फोर ब्रांच में जो ऐंठन उत्पन्न हो रहा है वो किसके बराबर हुआ, इस विक्षेपक बल आघूर्ण के बराबर हुआ। यानी यदि हम ये ले लेते हैं, माना आपका ब्रांच में है ना, फास्फोर ब्रांच में उत्पन्न ऐंठन कुंडली का विक्षेप फाई है, यानी इसका ऐंठन या कुंडली का विक्षेप के बराबर है यहाँ पर। तो ये या अर्थात कर देते हैं इसको, अर्थात कुंडली का विक्षेप फाई से ले लिए इसको, जो विक्षेप उत्पन्न हो रहा है वो फाई है मान लीजिए। तब ऐंठन बल आघूर्ण क्या होगा, के फाई होगा, यानी उसके समानुपाती होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, तब जितना आपका धारा प्रवाहित होगा उतना ही ज़्यादा ऐंठन बनेगी, और ये उसका आघूर्ण मान जितना रहेगा उतना ही ये इसमें ऐंठन रहेगा। तो तब हमारा ऐंठन बल आघूर्ण आपका क्या हो जाएगा, के फाई होगा, क्योंकि उसके समानुपाती होता है। ये इसमें के जो है आपका ऐंठन बल आघूर्ण है, या इसी को जो है हम के को ऐंठन दृढ़ता भी कहते हैं। तो ये दोनों बराबर होंगे। आपका ये जो है NIAB sin 90 है, यानी उस स्थिति में NIAB हुआ, अधिकतम हुआ, और ये के फाई ये दोनों बराबर होंगे, यानी संतुलन अवस्था में जब रुक गया आपका धारा प्रवाहित कर रहे हो संतुलन की स्थिति में ये क्या है, के
फाई बराबर ये बल आघूर्ण के बराबर होगा NIAB। अब बच्चों इसलिए I बराबर आपको प्राप्त करना है, तो इसमें इधर इनको इसके हर में ले आते हैं, I को यहीं रख देते हैं। चलिए I तो आपका हो जाएगा K और फाई को दूर ले जाएंगे, K फाई और आपका NAB। बच्चों यहाँ पर I जो है हमारा एथन बल आघूर्ण के समानुपाती, इसको हम ये कांस्टेंट मान लेते हैं, ये स्थिरांक मान लेते हैं। तो I बराबर G फाई, यानी G बराबर आपका एक नियतांक है, यहाँ पर इनके बराबर हमने G रख दिया है। ये जो बाकी की जगह पर यहाँ पर हम G रख दिए, और इसको हम क्या कहते हैं, धारामापी नियतांक कहते हैं या दक्षता नियतांक कहते हैं। इस G को दक्षता नियतांक है, और इस स्थिति में हमारा हो गया I बराबर G फाई। और ये इसके बराबर जहाँ G बराबर आपका K बटे NAB, ये दक्षता नियतांक या धारामापी नियतांक जिसको हम कहते हैं। यानी इसका सिद्धांत क्या हुआ कि चल कुंडली धारापंपी में बहने वाली धारा कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमण पति, एक कुंडली का विक्षेप है उसके अनुक्रमण पति होता है। इसको G को हम यदि विलुप्त कर दें तो क्या होगा, I समानुपाती फाई। एक कांस्टेंट की आवश्यकता होती है, जब कांस्टेंट को समानुपात को निकाल दे तो कांस्टेंट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर G फाई हो गया है, तो G को यदि विलुप्त कर दें तो क्या होगा, I समानुपाती फाई। यानी प्रवाहित होने वाली धारा उसमें विक्षेप के अनुक्रमणपति होती है। तो बच्चों यही है इसका सिद्धांत है, और ये कई बार पूछा जाता है। तो वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।